संसद के रणभूमि में जंग जहां जारी है, वहीं बिहार में युद्ध की पूरी तैयारी चल रही है। 25 जुलाई के बिहार के मुजफ्फरपुर में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डीएनए की बात कही। वो फिर 9 अगस्त को बिहार में स्पीच देंगे और उसके पहले ही नीतीश कुमार ने डीएनए वाले बयान को बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीएनए वाले कमेंट को बिहार की जनता पर अटैक के रूप में पेश किया है। इस पूरे मुद्दे को बिहारी अस्मिता के साथ भी जोड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि इस रणनीति के पीछे वहीं प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के चाय वाला बयान को उछालने में मदद की थी। ये नया हथियार कितना कारगर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता अमन सिन्हा, जेडीयू के नेता पवन वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा, आरजेडी के नेता मनोज झा और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा में। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम हमारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को भी सुनाएंगे कि 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर की रैली में आखिरकार प्रधानमंत्री ने कहा क्या। जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र का डीएनए अपने विरोधियों को भी आदर और सत्कार देने का होता है। राम कृपाल सिंह जी के पास पहले चलेंगे और उसके बाद सारे जो पार्टियां के प्रवक्ता हैं उनके व्यू लेंगे। राम कृपाल सिंह जी, बहुत ही सिंपल सवाल, क्या ये मुद्दा बनता है, क्या ये तूल पकड़ सकता है? देखिए तमन्ना जी, इलेक्शन के पहले बहुत सारे जिनको कभी भी कोई मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, वो भी मुद्दे बनाने की कोशिश होती है और कुछ मुद्दे चल भी जाते हैं। याद कीजिए, दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ था तो इसी तरह का बीजेपी की तरफ से कुछ कमेंट हुआ था विज्ञापनों में और उसको केजरीवाल जी ने खूब भुनाया था। तो ये एक होता ये है कि ये सारी की सारी एक पॉलिटिकल फाइट है, इसको कोई बहुत गंभीरता से नहीं, अगर गंभीरता होती तो 10 दिनों के बाद या बयान दिया गया उसके तुरंत बाद अगर किसी को कोई चीज दुखती है तो इमीडिएट उसका आक्रोश निकलना चाहिए, उसका गुस्सा निकलना चाहिए, बहुत सोच के समझ कर उस पर रिएक्ट करना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखिए, ये इलेक्शन में कोई धर्म युद्ध तो होता नहीं है। जो भी मुद्दे जिस भी तरह से जातिवाद का, डीएनए का, जो भी हर पार्टियां भुनाने की कोशिश करती है, इसमें मैं ये नहीं कोई कह रहा हूं कि सिर्फ जेडीयू ही ऐसा कर रही है, बीजेपी भी ऐसा करती रही है। उसके विज्ञापनों में जो दिल्ली में विज्ञापन छपे थे, उन्होंने भी कुछ इस तरह की वो चीजें करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पड़ गया। अब ये देखिए, होता है कि इसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर बाकी इश्यूज बहुत मजबूत हुए तब ये सब चीजें नहीं चलती हैं, लेकिन अगर बाकी चीजें भी अगर उसी अनुपात में कमजोर रहे तो कोई भी कमजोर मुद्दा भी मतलब एक तरह से वो चल जाता है। तो मैं नहीं समझता, लेकिन ये कुल मिला के पॉलिटिकल एक फाइट है और उसमें हर तरह की कोशिश की जाएगी कि कहीं से कुछ भी ऐसा मिल जाए कि उसको लेकिन इससे आइडिया मिलता है कि पॉलिटिकल फाइट किस स्तर पर और किस लेवल पर है इस वक्त और दोनों पक्षों में बिल्कुल किस तरह की स्थिति चल रही है उसको हम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। पवन वर्मा जी, क्या इसमें कोई दम है? क्योंकि हमने सबने उस कमेंट को सुना और इसलिए उसको हमने प्ले किया ताकि उसके कॉन्टेक्स्ट को हम समझ सकें। नीतीश कुमार जी की चिट्ठी में इसे उन पर नहीं बिहार पर अटैक के रूप में बताया गया है, बिहारी अस्मिता की बात की गई है, उन्होंने अपने हम्बल बिगिनिंग्स की बात की है। थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं है? देखिए, ऐसी बात है कि राजनीति में खिलाफत हो सकती है एक दूसरे की, कभी कभी दूसरे पक्ष की तरफ से कटुता भी हो सकती है, पर एक भाषा पे नियंत्रण रखना और संयम दिखाना
ये भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। जिस तरह के अशोभनीय अभद्र भाषा में नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत रूप में उनके डीएनए के बारे में चर्चा करके, और वो सार्वजनिक रैली थी, अभी आपने वो टेप देखा, उस प्रहार के बाद मैं मानता हूं इस बात को कि जो भी बिहार से है उनको एक ठेस लगी है, क्योंकि डीएनए जो है, आप वंश पे चले जाएं, आप किसी के खून पे चले जाएं, इस तरह की बात, जो आदमी बिहार का मुख्यमंत्री हो, बिहार की जमीन से उपजा हो, बिहार की विरासत, सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता से जुड़ा हुआ हो, एक साधारण परिवार का हो, सन ऑफ द सॉइल हो, उसके डीएनए के बारे में आप कहिए कि उसका डीएनए खराब है। तो हर बिहारी समझ रहा है कि एक तरफ से नरेंद्र मोदी और उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनको बिहारियों के साथ कोई परेशानी है। कुछ ही दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि जातिवाद बिहार का डीएनए है। तो मैं समझ रहा हूं डीएनए एनडीए ये चक्कर क्या है, इनका पूर्वग्रह क्या बिहारियों के खिलाफ? नहीं, अमन सिन्हा को अमन सिन्हा को इसमें रिस्पॉन्ड करना होगा। और एक काउंटर तो ये है कि क्या वो नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल डीएनए की बात कर रहे थे, क्या नीतीश कुमार पर वो कह रहे हैं वो पूरे बिहार पर लागू होता है? लेकिन अमन सिन्हा जी, कहीं ना कहीं तो ये चुभा है, क्योंकि उस तरह के रिएक्शन भी आए हैं आप लोगों की तरफ से। नहीं तमन्ना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा बिहार के बारे में, ये कहा बिहार में सरस्वती का वास है, बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, कर्मठ हैं, उन्होंने देश विदेश में बिहार का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। अब क्योंकि हमारे जेडीयू आरजेडी के मित्र राजनीतिक चश्मा पहनते हैं, इसलिए हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज तलाशते हैं जिसमें कि उनको कोई राजनीतिक लाभ की संभावना हो। और उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में बिहारियों के लिए सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा सम्मान है। मैं इस बात को स्वयं जानता हूं, मैं खुद बिहारी हूं। और अगर नीतीश कुमार जी को ठेस लगनी चाहिए थी तो इस बात से लगनी चाहिए थी कि बिहार में वो दोबारा बिहार को जंगल राज की दिशा में ले जा रहे हैं। वहां पे आप देखिए क्राइम रेट्स जो हैं, जो 10 साल पहले थे, वो उससे दुगना हो रहा है। नंबर ऑफ मर्डर, नंबर ऑफ रेप्स, नंबर ऑफ किडनैपिंग, हर चीज बढ़ रही है। पर इससे नीतीश कुमार जी को, इससे कोई बिहार की अस्मिता और इज्जत पे कोई उस पे आंच नहीं दिखती है। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कह दिया इसलिए उसका खाली तिल का ताड़ बना रहे हैं। और जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। नीतीश कुमार जी जो हैं, मैं अलग से कर लूंगा। नहीं देखिए पवन जी, मैंने आपको रोका नहीं। समस्या ये है कि हमारे मित्र पवन जी जो हैं, आजकल कांग्रेस और केजरीवाल कंपनी से ये लोग ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। और जो कांग्रेस में इंदिरा गांधी अपने बारे में कहती थी कि इंडिया इज इंडिया, ये भी उसी फितरत से ग्रसित हो गए हैं। और अगर ये नहीं समझेंगे अब तो इनको बिहार की जनता चुनाव में जल्दी परिणाम दे देगी और इनको सबक मिल जाएगा। एक मिनट, डीएनए वाली बात को वंश से वो जोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि आप इस शब्द को वापस लीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए 9 अगस्त के पहले। क्या ऐसा होगा, ये भी एक जरूरी सवाल है। लेकिन इसके पहले झा साहब जी, इसमें कुछ है ही नहीं इनएप्रोप्रिएट। नहीं, लेकिन इसको क्या क्लैरिफाई करेंगे? नहीं लगता इस बात से। नहीं, इसमें क्लैरिफाई करने की क्या आवश्यकता है? ओके, मनोज झा, जंगल राज की बात अमन सिन्हा ने की। नीतीश कुमार जी अपने प्रदेश के ऊपर ध्यान दें। और नीतीश कुमार जी और लालू यादव ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नीतीश जी और लालू जी जो हैं, पिछले 10 साल में एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे, कोसते रहे, पता नहीं किस किस शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा। कभी सांप, कभी जहर, कभी बिच्छू, कभी गिद्ध। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा डिटेल में। उस समय उनके दिल को कोई ठेस नहीं पहुंची और अभी आके ये कह रहे हैं कि क्या हो गया साहब। नहीं, लेकिन आप एक चीज अमन सिन्हा जी, चुनाव आपके परम मित्र थे क्या? हाँ, नहीं, रामविलास पासवान, साबिर अली, पप्पू यादव, मनोज झा जी लोगों के साथ। ओके, मनोज झा जी और प्रेमचंद मिश्रा भी बोलेंगे। मनोज झा जी, जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं, आपने तो कहा था जंगल राज की वो बात कर रहे हैं। और पवन वर्मा जी और अमन सिन्हा जी, प्लीज एक मिनट, सबको एक एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखने दीजिए। मनोज झा जी, जंगल राज की बात बार बार अमन सिन्हा जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही और पूरे चांसेस
चांसेस है कि फिर से वो कहेंगे? ये उनका एक मेन अटैक होने जा रहा है कि लालू जी और नीतीश जी जो प्रतिद्वंदी रहे, और नीतीश जी का हर प्लान ये था कि जंगल राज को हटाइए, आज साथ साथ खड़े हैं। कितना विश्वास इस पर हो सकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कई दफा इस बात को कह चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं, क्योंकि शायद संभवतः आपके चैनल पर ना कहा होगा। जब जब कहा गया हमसे जंगल राज, कुछ आंकड़ों को बता करके और एक टिप्पणी, एक न्यायालय की एक पीठ की टिप्पणी के आधार पर इस शब्दावली को बहुत बुनाया गया। जब हम गुजरात के जेनोसाइडल बैकग्राउंड की बात करते थे मोदी जी की, तो लोग कहते थे साहब वो चुन के आए हैं 3 बार, अहंकार इनको डुबा ले जाएगा, हम जैसे प्रतिपक्षियों की आवश्यकता नहीं है। मेरा सिर्फ विरोध है प्रधानमंत्री जी के तरीके के लोक विमर्श से। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ डीएनए की बात नहीं की, उन्होंने यादव समुदाय को लेकर के जो टिप्पणी की, मैं समझता हूं वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने आप शायद अपने प्रधानमंत्री जी को फॉलो नहीं करते हैं, मैं आपसे ज्यादा करता हूं। मेरा ये मानना है कि लोग करता हूं, मुझे आपके कौन सी कमेंट की बात आप कर रहे हैं मनोज झा जी? उन्होंने कहा कि यदुवंशियों को जहर पिलाना, पहली चीज। नवादा की रैली में चुनाव के वक्त कहा था पशुओं के हत्यारे यदुवंशियों के साथ दोस्ती कर रहे हैं। अगर यही टिप्पणी मनोज झा एक आम नागरिक के रूप में करता तो मेरे ऊपर 153A के तहत समुदायों के बीच में विद्वेष भड़काने का आरोप लगता। मेरी दिक्कत है कि चुनाव लड़िए, जीतिए, हारिए, लेकिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। लोक विमर्श को छिछला मत करिए, बदला मत कीजिए। अमन सिन्हा रिबट, हाँ नहीं, अमन सिन्हा आप वो आरोप का जवाब दीजिए, फिर प्रेमचंद मिश्रा जी के बाद हमारे मित्र ने कई बेसलेस एलिगेशंस लगाए, मुझे लगता है उसके डिटेल्स में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल राज जो बिहार में था वो एविडेंस खुद रिफ्लेक्ट करता है, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, समुदाय वाले कमेंट को आप क्लैरिफाई कीजिए। वो गलत है, ऐसा कोई भी कमेंट नहीं दिया। और ये जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं तमन्ना जी, वो स्पष्ट रूप से यही दिखाता है कि आरजेडी, जेडीयू, जितनी पार्टियां हैं सब बिहार में, इनको बिहार के विकास के नाम पे ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना इन्होंने कुछ किया है, ना उस पर ये बहस चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगी प्रेमचंद मिश्रा जी, जो बेसिक सवाल मैं मनोज झा से भी पूछना चाह रही थी, कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड्स की बात क्या वोटरों के मन में नहीं होगी कि 3 अलग अलग दल जो एक दूसरे के खिलाफ इतने सालों से खड़े हैं, कोई तालमेल नहीं है, उनमें सिर्फ एक यूनिफाइंग फैक्टर है कि बीजेपी को बाहर रखना है, ये दलील कहां तक चलेगी? नहीं, वो फैक्टर तो बीजेपी के साथ भी लागू है कि उनके पास जो 4 पार्टियों का उन्होंने गठबंधन किया है, उसमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कटु आलोचक हाल फिलहाल तक रही है। मैं इस पर कहना चाहता हूं जिस पर आपने आज का बहस रखा है, डीएनए का इशू, एक चीफ मिनिस्टर हो या साधारण व्यक्ति, किसी के भी बारे में अगर आप डीएनए का मामला उछालते हैं या उसका डीएनए खराब इस तरह की बात करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही अभद्र टिप्पणी है और मर्यादित टिप्पणी है। और इसको बिहार में, हिंदी भाषी राज्यों में तो बहुत ही गलत तरीके से माना जाता है। अगर डीएनए का हिंदी रूपांतर अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा होता तो मैं समझता हूं अब तक बिहार में इसका बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती, क्योंकि डीएनए का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की एक मर्यादा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के स्तर पर रहा हुआ व्यक्ति जब स्तरहीन शब्दों का प्रयोग अपने भाषण में कर देता है तो स्वाभाविक तकलीफ होती है। किसी भी पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री के उस स्पीच को अच्छा नहीं माना है, खासकर डीएनए वाले इशू पर। मेरा मानना है कि आप शालीनतापूर्वक एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, राजनीतिक मतभेद होते हैं, लेकिन किसी के खून में खराबी है यह कहना, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कहें, बहुत ही आपत्तिजनक है। नंबर 2 बात, 1 मिनट तमन्ना जी, जिन मुद्दों को आधार बना के प्राइम मिनिस्टर ने नीतीश कुमार के डीएनए के खराब होने की बात कही थी, उन मुद्दों पर अगर हम जाएंगे, उन्होंने गिनाया था कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ये किया इन्होंने, जीतन राम मांझी के साथ ये किया, हमारे सुशील मोदी या दूसरे मंत्रियों को हटा दिया, इनके साथ क्या किया। यह काम तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक मोदी जी खुद कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर। आडवाणी जी के साथ क्या किया, मुरली मनोहर जी के साथ क्या किया, पांड्या का क्या हुआ, भाई पटेल का क्या हुआ। अगर राजनीतिक डीएनए की भी बात करेंगे तो राजनीतिक डीएनए मोदी जी के राजनीतिक डीएनए और खराबी। एग्जैक्टली, तो हम 1:5 पैनल है, मुझे जवाब देने दीजिए। डेफिनेटली आप नहीं। ओके,
ओके ओके अमन वर्मा अमन वर्मा पूरी करने दीजिए। ओके अमन वर्मा जी एक मिनट, अमन सिन्हा और पवन वर्मा। लेट मी फिनिश। नो बट 1:5 कह रहे हैं, 1:5 तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 दूसरे पैनलिस्ट हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पॉलिटिकल डीएनए कहा। इसका मतलब जो उनका राजनीतिक आचरण है उसकी बात कही है। आप इसमें अगर कुछ रीड करना चाहें, अगर आपके पास विकास अमन वर्मा जी राजनीतिक आचरण की बात करेंगे, पवन वर्मा भाई पटेल के साथ क्या किया? प्लीज नहीं एक मोदी जी ने केशु भाई पटेल के साथ क्या किया? संजय जोशी के साथ क्या किया? लाल कृष्ण आडवाणी के साथ क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ प्रेमचंद मिश्रा जी एक करके बात करेंगे, एक करके बात करेंगे क्योंकि दर्शकों को कुछ समझ में आएगा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक मिनट प्लीज, सबका मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप सुनेंगे नहीं। प्लीज आप लोगों से विनती है कि एक करके बात करेंगे। अमन सिन्हा अभी पवन वर्मा बोलेंगे, उसके बाद आप रिबट करेंगे। जी पवन वर्मा जी। मैं सिर्फ संक्षिप्त बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए राजनीति अपनी जगह है। अमन सिन्हा से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, वो बिहार जाते हैं, वो गुजरात से आए हैं। बिहार में जाकर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके राजनीतिक डीएनए और वंशज और खून पर नहीं, वो कहते हैं इस मुख्यमंत्री का डीएनए खराब है। आप ये समझिए कि जो आम बिहारी है, जो अपने विरासत और अपनी सभ्यता और अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या इसका असर होगा? नहीं, मैं बस इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ। मूल कारण ये है पवन वर्मा जी बस इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ कि वो शब्दों पर, अपने बोलने पर नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है और बिहारियों के प्रति पवन वर्मा जी पूर्वग्रह है। जी आपने ये पॉइंट रखा, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने वो कोर्ट चलाया था, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा इनके डीएनए में और फिर कंपेयर किया लोकतंत्र के डीएनए से। अमन सिन्हा जी कम से कम ये आपको मानना होगा कि अगर इतने व्यूज इसके खिलाफ उठकर आ रहे हैं तो चॉइस ऑफ वर्ड शायद रीथिंक करना चाहिए था। देखिए तमन्ना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी पे पिछले 15-20 साल से जो अटैक, एक कैंपेन चल रहा है, वो उनके ऊपर जितने पर्सनल अटैक्स हुए हैं किसी के ऊपर नहीं हुए हैं इस देश में। उसके बाद भी उन्होंने हमेशा भाषा की मर्यादा को रखा है, राजनीतिक मर्यादा को रखा है। वो तो इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर कोई हमारा पॉलिटिकल विरोधी भी है तब भी एक राजनीतिक मर्यादा को मेंटेन करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरे दुनिया के सामने है। इन्होंने अपने जो क्लोज लोग हैं उनको हमेशा डिच किया और ये तो फैक्ट है कि किस तरह से उनका कॉन्डक्ट रहा है पीछे में। तो इससे मुझे उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कोई डीएनए की बात नहीं की, उनके राजनीतिक आचरण की बात की। कौन डिस्टर्ब कर रहा है बीच में? वो तो राजनीतिक आचरण की बात कर रहे थे, उसमें वंशज कहां से आ गया? नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आपने विकास के लिए क्या किया? एक इररिलेवेंट मुद्दे को आप उठा के और उसको खाली आप अपने निहित स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप उसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और आके जनता को यहाँ पे आप प्रवचन दे रहे हैं। एक मिनट खाली आप जस्ट टू फुलफिल। रामकृपाल सिंह जी से एक व्यू ले ले। ओके, रामकृपाल सिंह जी से इस बात पर मैं उनसे सहमत हूँ। किस बात पर? निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसा किया नरेंद्र मोदी। सही बात है, निजी स्वार्थ के लिए नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं। रामकृपाल सिंह जी, निजी स्वार्थ के लिए नीतीश जी। रामकृपाल सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है कि डीएनए का इशू इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इस पूरे चुनाव में कास्ट एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। शायद क्या ओबीसी कार्ड जो प्रधानमंत्री ने पहले भी इसका जिक्र किया है वो इस बार भी दिखेगा। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह का एक कलेक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है, साबिर अली, पप्पू यादव, जीतन राम मांझी, वो भी कास्ट वर्सेस कास्ट वाले बैटल की तैयारी कर रहे हैं। देखिए तमन्ना जी, चूंकि समय बहुत कम है, आपने जो इशू छेड़ा, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, इस पूरी बहस को देख लीजिए। एक बात मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की ये, मैं इसको कह रहा हूं कि दरिद्रता देख लीजिए कि कोई इशू जो जनता के सामने ज्वलंत सवाल हैं, जातिवाद भी एक है, लेकिन 2014 में सबको पता है कि उन चीजों का इस तरह के आरोप मोदी जी पर 2014 के दौरान भी लगे थे और इस तरह की जातिवादी या इस तरह की बातें मोदी जी ने, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अपने को दलित और पता नहीं क्या क्या कहा था।
तब भी इस तरह के बौछारें की गई थी। मेरा ये कहना है, मैं कभी भी इस बात के पक्ष में नहीं रहता हूं कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कीजिए। इस बात पर कम से कम मैं खुद कह रहा हूं कि बीजेपी में भी थोड़ा आज मोदी जी को क्यों इस तरह का सहारा लेना पड़ रहा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग। हालांकि उन्होंने, आप याद रखिए, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता, कहीं भी हो। जब शुरू में उन्होंने कहा कि डीएनए में कुछ गड़बड़ है और लोकतंत्र का डीएनए नहीं होता। और एक बात मैं चाहता हूं, वर्मा जी, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा पूरे बिहार को कहा है, मांझी जी भी बिहार के हैं, माफ कीजिएगा, जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही कि मांझी जी से भी थाली खींची गई, तो मुझे लगा कि डीएनए में गड़बड़ है, लोकतंत्र का डीएनए नहीं होता। अब मेरा ये कहना है कि देखिए, विकास, बिजली, पानी, मनोज झा, जब ये मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे इलेक्शन में, पिछले बार भी थे, ये भी हैं, उसके बाद लेकिन एक कोशिश की जा रही है कि कहीं तो बिल्कुल मनोज झा, इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही? जातिवादी नुस्खा है, हो सकता है उससे भी कुछ। अच्छा मनोज झा, आप इतना तो मानेंगे, ओके मनोज झा जी, आप इतना तो मानेंगे कि इस डीएनए वाले मुद्दे में चाय वाला स्टेटमेंट का पोटेंशियल नहीं है, ये तो आप मानेंगे, और विकास के मुद्दों पर तो आना ही पड़ेगा। मैं आपको अभी भी कहूं, चाय वाला भी एक ओवर हाइप्ड स्टेटमेंट था, लेकिन ये डीएनए वाली बात को आप समझिए। ये मैं कई लोगों का, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं, कई छात्रों से, शिक्षकों से बात हुई जो हमारे वोटर नहीं थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये बात टच कर गई, ये छू गई है। अगर पॉलिटिकल मेटाफर के रूप में भी आपने डीएनए कहा, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक खोखलापन, आपके राजनीतिक दर्शन का खोखलापन बताता है। और दूसरी चीज, बिहार का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी है, और ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, बिहार के माध्यम से पूरे देश का चुनाव है। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता और विमर्श को एक स्तर पर रखें, और कम से कम प्रधानमंत्री जी इस बात का ख्याल रखें, वो माने या न माने, अब इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। तो अमन सिन्हा जी, एक बात जो साफ नजर आ रही है, आपके पास ही आ रही हूं, एक बात तो जो साफ नजर आ रही है कि पूरे बिहार की जो राजनीतिक जंग होगी उसमें नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की तैयारी हो रही, क्योंकि आपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं करने का फैसला किया है। तो आगे की क्या यही रणनीति होगी? पर्सनल अटैक्स देखेंगे हम? नहीं, जैसा मैंने बताया था मन्ना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा भाषा की मर्यादा करते हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों का भी सम्मान करते हैं, और पिछले 15 साल में इतने ज्यादा पर्सनल अटैक सहने के बाद भी उन्होंने आज तक किसी से भी भाषा का मर्यादा जो है उसका उल्लंघन नहीं किया है। मुझे लगता है इस बात को हम सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आश्चर्यचकित हूं, हमारे आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के नेता और नीतीश कुमार जी के पार्टी के नेता जो आपस में, और कांग्रेस पार्टी के लोग जो आपस में गाली गलौज करते थे, आज वो भाषा की मर्यादा का पाठ बता रहे हैं। आजकल शुचिता के बारे में वो जो है लालू यादव के पार्टी के लोग बोल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, वेलकम है, इस चीज का हम स्वागत करते हैं, पर सबसे पहले अपने ऊपर इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करें। और मैं ये कहना चाहूंगा तमन्ना जी, जो बिहार का चुनाव है वो विकास पे केंद्रित होना चाहिए, और भाजपा विकास पे केंद्रित होना चाहती है। ये सारी पार्टियां जो है विकास के एजेंडे से चुनाव को भटकाना चाहती है। आपका पॉइंट समझ में आ गया। पवन वर्मा जी। तमन्ना जी, अगर अमन सिन्हा ने समझ लिया है कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, चाहे हमारी ही गलत मिसाल देते हुए, तो वही काफी। हम भी तो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगली बार आए तो जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उसके बारे में जरा सी माफी न भी मांगे, इतना तो माने कि गलत किया है। क्योंकि ये सिर्फ जी क्या गलत है? अगर राजनीतिक आचरण जो है, नहीं, उन्होंने उस वाक्य की शुरुआत में, अमन सिन्हा जी, उस वाक्य की शुरुआत में नीतीश जी का नाम लिया था। प्रधानमंत्री की गरिमा पद के खिलाफ है। यहाँ पर मुझे ये चर्चा खत्म करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह बहस काफी गरमाई हुई और अगले कुछ दिनों में भी हमारी इस पर नजर रहेगी। नमस्कार।